वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यस, टुडे विल डिस्कस अबाउट द नॉर्सेट 2021। आपके स्पेशल लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी पढ़ते जा रहे हैं, आपने मेरे साथ बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स आपने लिए हैं। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोमोर्बिड कंडीशन भी इसकी वजह से बहुत सारी आ रही है। ये एक आपके सामने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस हिडन पेशेंट बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये आइसबर्ग फिनोमिना या आपका जो ट्रायंगल ऑफ आइसबर्ग है उसका फॉलो भी करता है। दूसरी बात, हम आपसे बात करें डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोमोगई फिनोमिना क्या होती है, डाउन फिनोमिना क्या होती है, कितने तरह के डायबिटीज मेलाइटस है और किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। या विल डिस्कस अबाउट द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बन सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस का क्वेश्चन कई बार आ सकता है आपके सामने कि डायबिटीज मेलाइटस का क्लासिकल सिम्टम क्या है। सर सिम्टम क्या होते हैं? क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम होते हैं बेटा पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और वेट लॉस। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगना, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज्यादा आना और वेट लॉस होना। ये इट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। कई बार क्वेश्चन आता है इन तीनों में से किसको नहीं मान सकते आप। कई बार पॉलीफेजिया को हम क्लासिकल सिम्टम से बाहर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीजरेबल क्वांटिटी नहीं है कि कितनी भूख लगनी चाहिए और कितनी नहीं लगनी चाहिए। तो नॉट ए क्लासिकल सिम्टम पॉलीफेजिया। तो पॉलीफेजिया यदि ऑप्शन में से हटाना पड़े तो हटा सकते हो, लेकिन पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना और वेट लॉस, इट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा, सर कैसे डायग्नोस करोगे? डायग्नोस ऑफ द डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट का डायग्नोसिस आप कैसे कहोगे किसी पेशेंट का डायबिटीज है? यदि कोई पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन रैंडमली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर कराने के लिए चला गया और उसने देखा कि उसका जो ब्लड शुगर है वो 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है पर 100 ml। पर 100 आपके सामने जो 126 मिलीग्राम परसेंट ज़्यादा है, अर्थात मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है, तो और वो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, वैसे ही रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने गया, लेकिन उसने देखा कि उसका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है। दैट इज द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। आप सभी को पता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 170 से 110 के बीच में होना चाहिए। यदि किसी पेशेंट का 110 से 125 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक कहलाता है, और 126 से ऊपर आ रहा है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो दैट इज द आंसर इज द दैट इज पेशेंट डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और उसका HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यदि 6.5% से ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो पेशेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस को 3 क्राइटेरिया से आप कर सकते हो। यदि किसी पेशेंट का सिम्टम नहीं है, लेकिन अर्थात फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज्यादा आ रहा है, या किसी पेशेंट के कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उसने ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कराया और HbA1c 6.5% से ऊपर आ रहा है, तो भी वो डायबिटीज का पेशेंट है। नॉर्मली जो HbA1c आपका 5.5 से 6.4 के बीच में होना चाहिए। ये ध्यान से समझना, नॉर्मली तो मैं बोलता हूँ 5.5% से कम होना चाहिए। यदि किसी का 5.5 से 6.4 के बीच में है तो दैट इज द प्री डायबिटिक्स, और यदि किसी का 6.5% से ज्यादा दैट इज पेशेंट ऑफ द डायबिटिक्स। दूसरा, यदि किसी को क्लासिकल सिम्टम आ रहे हैं, क्लासिकल सिम्टम मतलब पहले ही बता चुका हूँ, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया, और साथ में रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम परसेंट। कभी भी आपने ब्लड शुगर कराया रैंडमली, जाते दोपहर में शाम को रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुगर कराया और ब्लड शुगर अर्थात 200 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर आ रहा है, दैट इज पेशेंट। ये तीनों क्राइटेरिया किसके अंदर आता है? डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में आते हैं। इन तीनों में यदि कोई पूछे आपसे फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा अच्छा होती है रैंडम ब्लड शुगर, किसी भी पेशेंट में सबसे अच्छा होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर इज नॉट ए क्राइटेरिया, ये केवल फॉलोअप में अच्छी होती है, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर का जो वैल्यू आ रहा है उसी से आप डायबिटीज को घोषित करें या डायबिटीज को माने। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज्यादा है तो डायबिटीज बताएं। सर FBS और HbA1c में ज्यादा अच्छा कौन सा है? HbA1c, क्योंकि एक HbA1c एक रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि पुरानी पिछली 3 महीने की पूरी डाटा देता है। इसलिए कोई पूछे फास्टिंग ब्लड, कोई पूछे रैंडम ब्लड शुगर फास्टिंग में अच्छी कौन सी है? फास्टिंग। लेकिन कोई पूछे फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c में से कौन सा ज्यादा अच्छा अर्थात एक्यूरेट डायग्नोसिस बताएगा, तो आंसर में बोलना HbA1c। तो HbA1c सबसे अच्छा होता है HbA1c। आपके सामने HbA1c आपके सामने
दूसरा नंबर पे आपके सामने कौन सा होता है, आपके सामने फास्टिंग ब्लड शुगर, और सबसे नंबर पे होता है, सबसे लास्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड शुगर, मतलब खाना खाने के बाद के 2 घंटे बाद की। ये सबसे अर्थात लास्ट में आप काउंट करो, सबसे पहले HbA1c, सेकंड ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और दूसरे नंबर पे फास्टिंग ब्लड शुगर। समझ में आया? चलिए एक एक चीज को समझते जाओ, आपको मजा। सर अब आपने कहा था HbA1c टेस्ट क्या है? ये HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये एक रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने डाटा देता है। कितना पुराना देता है? दिस इज नॉट वन टाइम वैल्यू, ये कोई एक अभी की वैल्यू नहीं दे रहा। इट गिव्स एवरेज वैल्यू ऑफ द ब्लड शुगर लेवल ऑफ लास्ट 3 मंथ, लास्ट के पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड ग्लूकोज को बताता है। अच्छी चीज सीखने की क्या है? नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज। यदि कोई पेशेंट एक्सरसाइज करके जा रहा है या 2 दिन से फास्टिंग है, भूखा है, लेकिन HbA1c पर फास्टिंग और एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 बार क्वेश्चन नोट सेट में पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन था आपके सामने, आज आपके सामने नोट सेट अभी भी 2 शिफ्ट में हो रहा है, आप देख लो। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि नॉट अफेक्ट बाय द एक्सरसाइज और फास्टिंग से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज और फास्टिंग से HbA1c पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए HbA1c इज द मोस्ट एक्यूरेट डाटा देता है। यस, चले भाई, समझ, एक एक चीज समझ में आ रही है? यस, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, सर HbA1c से कैसे पता चलेगा? यदि किसी का HbA1c अर्थात 10% आ गया, तो सर आप कैसे बताओगे कि उसकी लास्ट 3 महीने की एवरेज शुगर कितनी है? तो देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई, यदि हम HbA1c की वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमको एवरेज ब्लड शुगर का वैल्यू दे देगा। एवरेज ब्लड शुगर का वैल्यू दे देगा। जैसे एग्जांपल, किसी का HbA1c 10% आ गया, तो उसका जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज है वो 3 महीने का, लास्ट 3 महीने का 250, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को तो 250 मिलीग्राम परसेंट है, अर्थात ये पेशेंट डायबिटिक है और इसका ब्लड शुगर एवरेज 250 मिलीग्राम परसेंट है। टारगेट HbA1c, यदि आपको पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का आप पहले ही घोषित कर चुके हो, यदि आपको उसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देने हैं, तो आपको पेशेंट को टारगेट HbA1c पेशेंट का कितने से अंदर रहना चाहिए? 7% या अंदर रहना चाहिए। आपको गुड शुगर कंट्रोल तभी मानूंगा मैं कि आपने HbA1c का वैल्यू 7% से कम है। इसका मतलब आप देख सकते हो, 7% का मतलब 7 × 25 175, मतलब जो एवरेज ब्लड शुगर है 175 मिलीग्राम परसेंट के करीब भी है, तो गुड शुगर कंट्रोल में। यदि 7% से ऊपर जा रहा है तो दिक्कत की बात है। दूसरी चीज, सर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा यदि किसी पेशेंट ने डायबिटीज को अच्छे से पढ़ो हर चीज को, क्योंकि डायबिटीज तो ऐसी चीज है यार, तुम्हारे रग रग में होनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को आपको लगे कि हमने डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, हम डायबिटीज को हल्के में लेके चले गए, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सर 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक माइक्रोवेस्कुलर मतलब छोटी छोटी आर्टरीज में, छोटी छोटी वेसल्स में, और एक होता है मैक्रोवेस्कुलर। तो पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन किस पर डिपेंड करते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbA1c वैल्यू। जिस पेशेंट का HbA1c का वैल्यू ज्यादा होगा, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का वैल्यू ज्यादा होगा, वो पेशेंट उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको माइक्रोवेस्कुलर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbA1c वैल्यू। सो वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन विद HbA1c कंट्रोल। यदि किसी पेशेंट को माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम से कम लाने हैं, तो उस पेशेंट का HbA1c क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब कंट्रोल में होना चाहिए। सर कौन कौन से माइक्रोवेस्कुलर में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी और तीसरा नंबर पे नेफ्रोपैथी। सर रेटाइनोपैथी मतलब ऐसे पेशेंटों को अर्थात मोतियाबिंद होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। 25 टाइम्स इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस, मतलब सबसे ज्यादा अंधे होने की संभावना हो जाती है, ब्लाइंडनेस बढ़ती है, क्योंकि इस पेशेंट को जो माइक्रोवेस्कुलर है उनमें क्या आते हैं? चेंजेज आते हैं, डायबिटिक चेंजेज आते हैं, ऑप्टिक डिस्क में चेंजेज आते हैं। तो माइक्रोवेस्कुलर में जो रेटाइनोपैथी होती है तो ब्लाइंडनेस होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। दूसरा न्यूरोपैथी। सर न्यूरोपैथी में इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द साइलेंट MI, अर्थात ध्यान से समझना, साइलेंट MI मतलब कार्डियोवेस्कुलर साइलेंट MI होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा नेफ्रोपैथी मतलब CKD। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसिडेंस इस टाइम क्रोनिक किडनी डिजीज के हैं, तो किसकी वजह से है? डायबिटीज की वजह से। तो नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द CKD इन इंडिया और अमेरिका।
मोस्ट कॉमन कॉज दुनिया में जो सीकेडी का इंडिया में चाहे अमेरिका में, वो क्या है बेटा आपका नेफ्रोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपका माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज। तो रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी और तीसरे नंबर पर नेफ्रोपैथी, तीनों किसमें आते हैं? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में। दूसरा आता है मैक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब बड़ी बड़ी वेसल्स में, आयोटा में, जैसे किसी को मान के चलो एमआई हो रहा है, एमआई हो रहा है तो ये सब किस में जाएगा? बड़ा वाला एमआई, मतलब बड़ी बड़ी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कौन कौन सी? एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंज मेटल एंजाइना, ये सारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है 3 से 5 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं रिस्क जिन पेशेंट में डायबिटीज होता है। दूसरा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे 100 टाइम्स इंक्रीज इन द रिस्क, मतलब इन पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी जो डिजीज होती है उनकी होने की संभावना भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरा स्ट्रोक, स्ट्रोक क्योंकि ये पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगी, चिकना खाएगा, तो ड्यू टू एसेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब जो आर्टरीज है उसके अंदर जमा होता जाएगा और वो आर्टरीज हार्ड होती जाएगी। तो मोस्ट कॉमन कॉज दुनिया में आज भी मोस्ट कॉमन कॉज आप देखते हो दुनिया में स्ट्रोक आने का, वो क्या है बेटा? एथेरोस्क्लेरोसिस। और स्ट्रोक आने की संभावना डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ज्यादा होती है। आप देखते हो हॉस्पिटल में कभी जाना, आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रोक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? स्ट्रोक आ रहे हैं। वो आते हैं स्ट्रोक की, सर मेरा आधा हाथ पैर में लकवा मार गया, फिर पूछा था डायबिटीज था पहले? हाँ डायबिटीज था। तो डायबिटीज क्या करता है? एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जिससे हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाता है? अर्थात ब्रस्ट हो जाता है और स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सर कैसे मैनेज करूंगा मैं किसी पेशेंट को? कोई डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, मैं कैसे मैनेजमेंट करूंगा? सबसे पहले आता है मैनेजमेंट होता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ डायबिटीज पर। आप कौन से वाले डायबिटीज का अर्थात मैनेजमेंट कर रहे हो पहले पता तो होना चाहिए। सबसे पहले आता है 2 तरह के डायबिटीज मेलिटस होते हैं, पहला डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अच्छे से एक एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह। सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 के बारे में पढ़ो, फिर उसका मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, बीटा सेल डैमेज। इसमें मेनली बीटा सेल्स जो होती है, पैनक्रियाज के अंदर 2 तरह की सेल होती है, मेनली अल्फा बीटा गामा। अल्फा ग्लूकेगोन सिक्रेट करती है, बीटा इंसुलिन सिक्रेट करती है, गामा सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती है। गामा का फंक्शन अभी तक पता नहीं क्या है, लेकिन अल्फा ग्लूकेगोन होता है जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है। तो बीटा सेल क्या हो जाती है? डैमेज। सर बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है? आपने ही तो बताया था, बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन। सर बीटा सेल हो गई डिक्रीज। इंसुलिन के अंदर जो आइसोलेट्स ऑफ लेगरेंस थे उनमें बीटा सेल थी, वो क्या होगी? डैमेज, जिसकी वजह से इंसुलिन की क्या आ गई? कमी आ गई। इंसुलिन की कमी होने की वजह से, सर आपने कहा था इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो शुगर है उसको सेल में एंट्री कराता है। सर इंसुलिन क्या करता है? जैसे ये मान के चलो ये सेल है, ये सेल है और यहां पर ब्लड है, तो ये जो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में से जो शुगर है, ब्लड में जो शुगर है उसको अंदर की तरफ क्या कराता है? एंट्री कराता है। कौन? इंसुलिन। ब्लड में शुगर को किस में एंट्री कराता है? सेल में। लेकिन आज क्या हुआ? इंसुलिन की कमी होगी, तो ब्लड में से जो शुगर को एंट्री करा रहा था सेल में, वो भाई साहब आज है नहीं। यदि वो पर्सन आज नहीं है तो इंसुलिन की कमी होने की वजह से ब्लड में शुगर क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रही, शुगर मिल नहीं रही, शुगर मतलब ग्लूकोज। सेल को ग्लूकोज मिल रही तो सेल को क्या चाहिए? भूख लगेगी, तो पेशेंट तो जाएगा पॉलीफेजिया में, पेशेंट तो जाएगा, बार बार भूख लगेगी, पेशेंट को ग्लूकोज नहीं मिल रही। और भाई साहब इधर क्या है? इधर ग्लूकोज बहुत सारी बड़ी पड़ी है ब्लड में, लेकिन इंसुलिन नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में एब्सोल्यूट इंसुलिन की कमी होती है, ये होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में आपको इंसुलिन की कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? इंसुलिन की कमी मिलेगी। और इंसुलिन की कमी मिलेगी तो ऐसे पेशेंट में एब्सोल्यूट मतलब वास्तव में एब्सोल्यूट क्या देखने को मिलेगा? इंसुलिनोपेनिया। क्या देखने को मिलेगा? इंसुलिनोपेनिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए। यस, ध्यान से समझना। बीटा सेल डैमेज हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में बीटा सेल्स क्या हो जाती है बेटा? डैमेज हो जाती है। दूसरा, इफ 80% बीटा सेल, यदि बीटा सेल 70% 60% डैमेज होती है तो नॉर्मली सिम्टम नहीं आते। यदि 80% से ज्यादा बीटा सेल यदि मास डैमेज हो जाता है तो क्लिनिकल फीचर आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, समझ रहे हो मेरी बात, आ जाते हैं। इंसुलिन और सी पेप्टाइड, आपने देखा जब भी इंसुलिन बनता है तो उसके साथ में 2 तरह इंसुलिन सबसे पहले प्रीमेच्योर इंसुलिन में होता है जिसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों साथ साथ बनते हैं। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड रिलीज होते हैं किस बीटा सेल से? किस रेशो में? 1:1 के रेशो में क्या होता है? रिलीज होते हैं। एक होता है इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा मतलब
कैंसर मतलब एक ट्यूमर किसका, इंसुलिन का, जो इंसुलिन सिक्रेट करता है। दो डिजीज होती है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है इंसुलिनोमा। हम तो कौन सी पढ़ रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस। सर इंसुलिनोमा में क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर बन जाता है। अब पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर बन गया तो इंसुलिन सिक्रेट करता जा रहा है, तो इसमें बहुत इंसुलिन और सी पेप्टाइड, क्योंकि दोनों, जब भी बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है तो साथ में क्या भी निकलता है, सी पेप्टाइड, जो कि कोई काम का नहीं होता। सी पेप्टाइड, इंसुलिन और सी पेप्टाइड वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, किसमें, इंसुलिनोमा में। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में तो बीटा सेल डैमेज हो रही है, तो इंसुलिन नहीं निकल रहा, तो साथ में दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। दोनों वैल्यू मतलब इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड, दोनों डायबिटीज मेलाइटस में दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सर आपने कहा इफ ग्लूकोज लेवल, यदि ग्लूकोज का लेवल 70 मिलीग्राम परसेंट से कम चला जाए, 70 मिलीग्राम परसेंट से कम, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यदि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में नॉर्मली कितना होता है, 70 से 110, यदि किसी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अर्थात 70 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और किसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है, ग्लूकागोन। नॉर्मल बात कर रहा हूं, यदि मैं कहूं एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल पेशेंट है, उसकी नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में होनी चाहिए, अभी डायबिटीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन गलती से उसकी ब्लड ग्लूकोज 70 से कम जाएगी तो तुरंत इंसुलिन बोलेगा भाई अब मेरा काम खत्म है, अब ग्लूकागोन का काम स्टार्ट है। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में शुगर को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। सर कैसे बढ़ाता है, ग्लूकागोन जो लीवर के अंदर जो जमा हुई पड़ी ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन करवाता है, ग्लूकागोन हार्मोन करवाता है। ये कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड में शुगर 70 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में। कट ऑफ ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया 55 मिलीग्राम परसेंट। हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे, यदि किसी पेशेंट के ब्लड में ब्लड का शुगर 55 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लड में। यदि हाइपोग्लाइसीमिया, ईमिया मतलब होता है ब्लड में, यदि किसी के ब्लड में, यदि किसी के ब्लड में जो आपके सामने शुगर है 55 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो उस पेशेंट को बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। लेकिन यदि किसी के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज 45 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तब बोलेंगे। देखो बेटा दो चीज होती है, एक होता है ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज मतलब जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों है। प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब जिसमें केवल प्लाज्मा है। प्लाज्मा में ग्लूकोज 45 मिलीग्राम परसेंट से कम होता है तब हम उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन ब्लड में ग्लूकोज यदि 55 मिलीग्राम परसेंट से हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो पीडियाट्रिक में देख लो बेटा, पीडिया में कितना, 45 मिलीग्राम। पीडिया में तो हम आज भी ब्लड शुगर 45 मिलीग्राम परसेंट, क्योंकि वहां मैं 45 पढ़ाता हूं, और यहाँ पर नॉर्मली एमएसएन के अंदर क्या है बेटा, 55 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। यस, चलिए नेक्स्ट बात हम आपसे कर रहे हैं कोजेज। सर क्या कोजेज हैं दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होने के, अच्छी चीजें समझो। पहले टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, क्यों होता है। बीटा सेल डैमेज हो गई, बीटा सेल डैमेज होगी तो क्लिनिकल सिम्टम कब आते हैं, 80% से कम। इंसुलिनोमा और डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या देखने को मिलता है, कब ग्लूकागोन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसका नाम है कोच, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। मैंने कहा था, मैं मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा था तो मैनेजमेंट वालों ने कहा था कि आप पहले बताओ तो सही हमें कि टाइप 1 डायबिटीज है टाइप 2। तो टाइप 1 के कोच क्या है, कोजेज ऑफ, किसके कोजेज बेटा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। क्या कोज है, ऑटो इम्यून, सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून होता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑटो इम्यून, अपने आप मतलब बीटा सेल के खिलाफ अपने आप एंटीबॉडी बन जाती है, ऑटो इम्यून के रूप में होता है। ऑटो इम्यूनिटी मोस्ट कॉमन कोज होता है डायबिटीज मेलाइटस का, टाइप 1 का। दूसरा वायरल कोज होता है। वायरल कौन कौन से वायरस, कोक्सिब बी मोस्ट कॉमन वायरल कोज है, जो कैन आल्सो कोज वायरल मायोकार्डियाटिस भी करा देता है। मायोकार्डियाटिस का मतलब होता है मायोकार्डियम का इन्फेक्शन, तो वायरल मायोकार्डियाटिस भी करा देता है। तो डायबिटीज मेलाइटस से संबंधित वायरस का नाम क्या है, कोक्सिब बी। कोक्सिब बी क्वेश्चन आ सकता है नोट सेट में। को डायबिटीज टाइप 1 मेलाइटस में मोस्ट कॉमन वायरल कौन सा होता है, कोक्सिब बी, मम्स, रूबेला। ब्रोंज डायबिटीज, सर ब्रोंज डायबिटीज क्या होता है, एक अलग से एक नाम आया है, टाइप 1 डायबिटीज का ही पार्ट है जिसका नाम है ब्रोंज डायबिटीज। कोज ड्यू टू आयरन टॉक्सिसिटी, ब्रोंज डायबिटीज मेनली बॉडी में आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। सर सबसे पहले बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, ब्रोंज शेप हो जाता है। ब्रोंज मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन का बहुत ज्यादा काली पड़ने लग जाती है, जैसे नॉर्मली ब्लैक होती है, मेलेनिन के कारण और ज्यादा हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है। लीवर सिरोसिस हो जाता है। और तीसरा बीटा सेल मास
डिक्रीज, जो बीटा सेल है वो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसुलिनोपेनिया। इंसुलिनोपेनिया का मतलब डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये तीनों, यदि किसी पेशेंट में आपको हाइपर पिगमेंटेशन दिख जाए स्किन का, लीवर सिरोसिस, साथ में टाइप 1 डायबिटीज, तो इन तीनों को मिला के एक वर्ड में बोलते हैं ब्रोंज डायबिटीज। क्या बोलते हैं, ब्रोंज डायबिटीज, जो किसकी वजह से होता है, आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ये ब्रोंज डायबिटीज के तीनों करेक्टर है, और ये आपके सामने ट्रायड ऑफ द ब्रोंज डायबिटीज के क्या है, ट्रायड। ट्रायड मतलब होता है क्लिनिकल सिम्टम, छोटी छोटी चीजें। ट्रीटमेंट, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में वास्तव में इंसुलिन की कमी हुई तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, इंसुलिन दोगे। इंसुलिन कौन से रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनस रूट से। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग ट्रीटमेंट में, व्हाट इज द मीन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट, अर्थात मतलब आपको डाइट कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट कितनी देनी है उसको रेगुलेट करना है। इनटेक एंड गिव इंसुलिन प्रपोर्शनेट टू, और जितनी कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में उसके हिसाब से इंसुलिन की डोज क्या करनी होती है, फिक्स करनी होती है। इंसुलिन सप्लीमेंट, मोस्ट कॉमन रूट इंसुलिन किससे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनस देते हैं। कौन कौन सी साइड से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, सबसे ज्यादा यही दिया जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर सबसे ज्यादा, एंटीरियर अम्लाइकस के चारों तरफ, अम्लाइकस के चारों तरफ इस तरह से सबक्यूटेनस दिए जाते हैं। आजकल देने के लिए, सबक्यूटेनस देने के लिए इंसुलिन का पेन भी आ रहा है, साथ में ऐसी डिवाइसेज भी आ रही है जो परमानेंट, अर्थात जैसे माइक्रोफोन मैंने लगा रखा है, सेम ऐसे माइक्रोफोन इंसुलिन अर्थात डिलीवरी डिवाइस होती है, जिसको सबक्यूटेनस अम्लाइकस के चारों तरफ लगा दिया जाता है, और जिस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट खाता है ना, जब भी वो मील खाता है उस हिसाब से अपने आप डिलीवर कर देता है, उसी के प्रपोर्शनेट। जितनी ग्लूकोज उसने खाई है मील में, खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट खाई है उसके प्रोपोर्शनल अपने आप इंसुलिन की डिलीवरी कर देता है सबक्यूटेनस। वो थोड़ी महंगी आती है, एडजस्टेबल डिवाइस। ध्यान से सर, कौन कौन सी साइट होती है जिससे आप इंसुलिन देते हो, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर दे सकते हो, 2 सेंटीमीटर, देख लो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्लाइकस इन द फॉर्म ऑफ द राउंड सर्कुलर बैंड। हमेशा ऐसे देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो मतलब 2 सेंटीमीटर दूर, अम्लाइकस से 2 सेंटीमीटर दूर, चारों तरफ गोला बनाकर राउंड शेप में। फिर संडे खत्म हो जाए, फिर वो वाला जो सोमवार दिया, वो वाली साइड थोड़ी हील हो जाती है, तो उससे सोमवार मंगलवार फिर वापस स्टार्ट कर देते हैं सबक्यूटेनस रूट से। दूसरा, आर्म में दे सकते हो। तीसरा, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के एंटेरोलेटरल, जहां पर अपन हमेशा एंटेरोलेटरल साइड में दे सकते हैं, बटक्स पर दे सकते हो। नेवर गिव इन द डोर्सम ऑफ द हैंड, कभी भी हाथ के पीछे वाले हिस्से में, इस पे नहीं देना, डोर्सम हैंड इस पे नहीं देना बेटा, कभी भी इस वाले डोर्सम वाले हैंड में कभी भी नहीं देना, वरना नर्व इंजरी हो जाएगी। तो डोर्सम ऑफ हैंड में कभी भी इंसुलिन नहीं देते। सर कहां कहां दे सकते हैं, आर्म में दे सकते हैं, आपके सामने आर्म में दे सकते हैं, डेल्टोइड के अंदर, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दे सकते हैं, बटक्स पर दे सकते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर दे सकते हैं, लेकिन कभी भी डोर्सम ऑफ हैंड में कभी भी नहीं देना है। बहुत अच्छी चीज है। कौन कौन सी साइट है, इंसुलिन सप्लीमेंटेशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का मतलब है शुगर चार्टिंग। एक वर्ड में बोलूं, शुगर चार्टिंग करनी है कि कितना सुबह मॉर्निंग में है, उसी हिसाब से शुगर देना है। शुगर का मैंने कहा ना, HbA1c का कंट्रोल 7 मिलीग्राम% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका गुड शुगर कंट्रोल है। नेक्स्ट, इंसुलिन डिलीवरी। सर अब आपने कहा था सबक्यूटेनस रूट से देना चाहिए, एब्डोमेन के चारों तरफ, वो अम्लाइकस के 2 सेंटीमीटर दूर राउंड शेप में देना चाहिए। तो सर इंसुलिन डिलीवरी के लिए कौन कौन सी डिवाइस है, पहले आता है इंसुलिन पंप। ये देख लो बेटा, आपके सामने इंसुलिन पंप है, ये आपके सामने पेशेंट के, अर्थात जैसे मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है, सेम इसी माइक्रोफोन के टाइप पर लगा देते हैं। साथ में इससे डिलीवरी सिस्टम है, ये रहा डिलीवरी सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम से अर्थात ग्लूकोज अपने आप मीजर हो जाती है, अपने आप जितनी कार्बोहाइड्रेट लेता है उसके अनुसार डिलीवर हो जाती है। तो देखिए, इंसुलिन पंप माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होती है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब छोटी सी डिवाइस होती है। दूसरी, कंटिन्यूसली रिलीज बेसल इंसुलिन इनटू बॉडी। बॉडी में हमेशा बेसल इंसुलिन, जो इंसुलिन की बेसिक मात्रा है, वो हमेशा रिलीज होती रहती है इससे। तीसरा, एकदम से बोलस, मतलब एकदम से बोलस इंसुलिन, अर्थात डिलीवर एट मील टाइम। मील टाइम जब भी वो खाना खाता है, इज आल्सो प्रोग्राम प्रोपोर्शनेट टू कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अपने आप प्रोग्राम फिक्स होता है, जितनी वो शुगर ले रहा है अपने आप काउंट कर लेता है, ये शुगर की मतलब चार्टिंग कर लेता है, और उसी हिसाब से कितना इंसुलिन देना है वो इंसुलिन अपने आप दे देता है। बोलस, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए हर कोई पर्सन नहीं ले सकता। इस माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस को 30 से लेकर 40 हजार रुपए का आता है। यस, माइक्रो। तो इंसुलिन पंप आपके सामने माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है, कंटिन्यूस अपने आप बेसल बॉडी इंसुलिन जैसा डिलीवर करता रहता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, वापस देख लो, आपके सामने माइक्रोफोन है, इसको डायरेक्ट डिलीवर कर रहा है और सबक्यूटेनस रूट से अम्लाइकस से 2 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया हुआ है। नेक्स्ट,
इंसुलिन पेन ये सब लेते हैं आजकल। इंसुलिन पेन हर डॉक्टर कहता है क्योंकि थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, और आराम से पेशेंट ले लेता है। इंसुलिन 2-3 हज़ार रुपए का आता है। इंसुलिन पंप पेन 31 गोज का होता है, क्वेश्चन याद रखना, 31 गोज का होता है, बिल्कुल पतला सा, पेनलेस और ब्लडलेस डिलीवरी करता है। इंसुलिन की सबक्यूटेनियस डिलीवरी करता है, ना तो पेन होता है ना ब्लड निकलता है, पेनलेस ब्लडलेस डिलीवरी करता है। और तीसरा होता है इनहेल्ड इंसुलिन। कुछ लोग इंसुलिन को इनहेल करते हैं, सूंघते हैं। इसमें कौन सा इंसुलिन आ रहा है मार्केट में, एफ्रीजा या एक्जुबेरा के नाम से इंसुलिन आ रहा है, दोनों में से एक है जो इनहेल्ड इंसुलिन करते हैं, जिसमें पंप आता है, उस हिसाब से कितना इनहेल करना है वो आप ले सकते हो। चौथा, मल्टी डोज वायल आती है, जिस साथ में 1 ml की सिरिंज भी आती है। तो 4 तरह के इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे अच्छा होता है इंसुलिन पेन, सबसे बढ़िया। दूसरा सबसे अच्छा तो टॉप पे एक्सपेंसिव है, जिसका नाम है इंसुलिन पंप। सारी चीज मैंने आपको बता दी। सर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इंसुलिन का? आपने इंसुलिन दिया, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इंसुलिन का? यदि आप इंसुलिन दे रहे हो तो इंसुलिन के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? सर मान के चलो मैं चार्टिंग कर रहा हूं और मैंने ज्यादा डोज लगा दी, तो दो होते हैं आपके सामने। एक होता है सोमोगई फिनोमिना। क्वेश्चन कभी भी आ जाए सोमोगई फिनोमिना क्या है, सोमोगई फिनोमिना क्या है, तो आप बोलना सोमोगई फिनोमिना एक ऐसे फिनोमिना है, यदि हम बेड टाइम पर रात को सोते टाइम हाई डोज इंसुलिन की दे देते हैं तो मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसे बोलते हैं सोमोगई फिनोमिना। अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया, अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू किसकी वजह से? इनटेक ऑफ ओवरडोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम। आपने इंसुलिन दे दिया बेड टाइम, ज्यादा ज्यादा डोज दे दी, इसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। जब पर्सन 4 बजे 4 AM सुबह 4 बजे पेशेंट अपने आप जाग जाता है और उसको इंसुलिन की कमी की वजह से अर्थात हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आ जाते हैं, पाल्पिटेशन, हार्ट रेट इंक्रीज होना, डर लगना, बेचैनी होना, पर्सन अवेक्स अप, अपने आप सुबह 4 बजे पेशेंट खड़ा होकर बैठ जाता है विद सिंपैथेटिक सिम्टम्स के साथ में, लाइक पाल्पिटेशंस, ट्रीमर्स, डायाफोरेसिस मतलब पसीने आना, डायाफोरेसिस मतलब पसीने आना, ट्रीमर्स मतलब ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है। मैं हमेशा बोलता हूँ हॉस्पिटल में कोई पेशेंट ट्रीमर्स लेके आ रहा है, सीजर लेके आ रहा है, तो 2 चीज चेक करो। सबसे मोस्ट कॉमन खोज, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, सैचुरेशन, हाइपोक्सिया में सीजर आ जाते हैं। दूसरी चीज हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद आप सीजर वाले फेनेटोइन, वेलप्रोएट, उन पे बाद में जाओ, पहले ये 2 चीज चेक कर लो हमेशा। तो पाल्पिटेशन, सोना, ट्रीमर्स, डायफोरेसिस होके 4 बजे बैठ जाता है। 7 AM मॉर्निंग में 7 बजे ग्लूकेगोन अपने आप बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि 4 बजे क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तुरंत ग्लूकेगोन का लेवल ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट होता है। ग्लूकेगोन बढ़ता है, 2-3 घंटे बाद ग्लूकेगोन बढ़ा सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ, क्योंकि ग्लूकेगोन का काम है लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है उस ग्लाइकोजन को तोड़ के और किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा। शुगर का लेवल बढ़ने से प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया, जब पर्सन भोजन करने जाएगा, ब्रेकफास्ट लेने जाएगा, उससे पहले उस पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया। तो मॉर्निंग में 4 बजे हाइपोग्लाइसीमिया और सुबह 7 बजे के करीब हाइपरग्लाइसीमिया, ये क्या कहलाता है? सोमोगई फिनोमिना। सर क्यों होता है? बेड टाइम इंसुलिन की ओवरडोज देने की वजह से। थस मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोमोगई फिनोमिना इज द अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। सर सोमोगई फिनोमिना का मोस्ट कॉमन अर्थात मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलता है सोमोगई में? अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट 4 बजे खड़ा होकर बैठ गया हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम के सामने, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है इंसुलिन देने का, इसलिए डोज बिल्कुल फिक्स देनी चाहिए। इसका नाम है सोमोगई अर्थात सोमोगई फिनोमिना। दूसरी होती है डाउन फिनोमिना। डाउन फिनोमिना क्या होती है? 4 बजे पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया। 4 बजे पेशेंट को आपने हो सकता है इंसुलिन की सही तरह से डोज नहीं दी, कम डोज दी हो, आपने टैबलेट आपकी कम डोज की चल रही हो, तो सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ द GLUT4 रिसेप्टर इन द मसल। ये क्यों हुआ सर? वो क्यों हुआ था? बेड टाइम पर इंसुलिन कम दिया था। डाउन फिनोमिना किसकी वजह से होता है? क्योंकि डाउन रेगुलेशन हो गया GLUT4 रिसेप्टर इन द मसल्स में GLUT4 रिसेप्टर्स का क्या हो गया? अर्थात डाउन। ध्यान से समझना हर चीज को। अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हुआ किसकी वजह से? GLUT4 रिसेप्टर। सर ये GLUT4 रिसेप्टर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज ले जाने के लिए कौन से रिसेप्टर जिम्मेदार होते हैं? GLUT4। कौन से होते हैं? GLUT4। तो ये आपके जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स हैं, GLUT4 रिसेप्टर्स का मसल में क्या हो गया? डाउन रेगुलेट हो गया। तो GLUT4 की वजह से क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज अर्थात सेल के अंदर नहीं घुस पाई, सेल में ग्लूकोज नहीं घुस पाई, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गई, तो ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया। तो सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया केवल ट्रांसपोर्ट
सिस्टम में खराबी आ गई इसकी वजह से। तो 7 बजे प्री ब्रेकफास्ट वापस हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो 7 बजे सुबह पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है क्योंकि GLUT4 रिसेप्टर ढंग से काम नहीं कर रहे, ब्लड में से ग्लूकोज को सेल में एंट्री नहीं करा पा रहे, इसे बोलते हैं डाउन फिनोमिना। दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंसुलिन। यस, नेक्स्ट आपके सामने टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? पहला था टाइप 1। टाइप 1 देखा, टाइप 1 का एक ही ट्रीटमेंट था, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है। तो अब क्वेश्चन आता है किस किस वजह से हो सकता है? एक तो रजिस्टीन प्रोटीन की वजह से। क्या होता है, रिसेप्टर्स में रजिस्टीन प्रोटीन बनती है, ये रजिस्टीन प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं कर पाते। इंसुलिन तो है लेकिन रिसेप्टर फील ही नहीं कर पा रहे कि इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो रजिस्टीन बनने की। दूसरा कारण, हाई लेवल ऑफ द एडिपोकाइंस। हाई लेवल हो जाता है एडिपोकाइंस का। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द एडिपोकाइंस? जो प्रमोट करता है वेट गेन को। तो एडिपोकाइन आपके सामने जो प्रोटीन है एडिपोकाइंस का, यदि हाई लेवल हो जाता है तो फैट ज्यादा बनने लग जाता है, तो पेशेंट को वेट गेन होने लग जाता है। तो टाइप 2 वाला पेशेंट मोटा होता चला जाता है, किसकी वजह से? हाई लेवल ऑफ द एडिपोकाइंस। तीसरा, डिक्रीज लेवल ऑफ द एडिपोनेक्टिन। और तीसरा आपके सामने एडिपोनेक्टिन का लेवल कम हो जाता है। सर एडिपोनेक्टिन क्या करता है? ओबेसिटी का गार्ड है, आदमी को मोटा नहीं होने देता। लेकिन आज एडिपोनेक्टिन का लेवल कम है, तो एडिपोनेक्टिन के लेवल कम होने की वजह से आदमी की ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं है, उसमें रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। किसकी वजह से? रजिस्टिन अवेलेबल होने की वजह से। मोटापा आ रहा है किसकी वजह से? या तो एडिपोकाइंस के बढ़ने की वजह से या एडिपोनेक्टिन के घटने की वजह से। चले आगे, तो ये ओबेसिटी गार्ड की तरह काम कर रहा था लेकिन इसका लेवल कम हो गया एडिपोनेक्टिन का, तो ओबेसिटी होती चली गई। अब रोकने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि ये डिक्रीज हो गया है। चलिए, ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है डाइट कंट्रोल, नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। डाइट कंट्रोल की सलाह दो। फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को बोलो डाइट कंट्रोल करे। कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। कार्बोहाइड्रेट उसको मतलब डाइट का चार्ट बना के दे दो, शुगर चार्ट बना के दे दो कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, आपको कैसे शुगर लेस बिस्किट्स खाने हैं, कैसे क्या क्या चीज़ आपको शुगर फ्री क्या क्या चीज़ें खानी है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज से इंक्रीज ग्लूट बढ़ेगा। सर ग्लूट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रमोट शुगर एंट्री इनटू द मसल रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। क्या होगा? जैसे ही एक्सरसाइज करेगा तो ग्लूट का लेवल बढ़ेगा। ग्लूट क्या काम करता है? जो शुगर है उसको किस में घुसाता है? मसल सेल में, अर्थात एंट्री कराता है, और सेल्स में एंट्री करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सरसाइज क्यों जरूरी है टाइप 2 डायबिटीज में? तो आप बताना, क्योंकि ये ग्लूट को इंक्रीज करता है। ग्लूट एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ग्लूकोज आपके सामने अर्थात यूटिलाइज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आपके सामने, तो ग्लूट को बढ़ाता है। नेक्स्ट, जॉगिंग, अर्थात जॉगिंग 30 मिनट। यदि कोई पेशेंट 30 मिनट जॉगिंग कर रहा है, जॉगिंग 30 मिनट कर रहा है 5 दिन तक पर वीक, एक वीक में 5 दिन, हर दिन 30-30 मिनट जॉगिंग कर रहा है, ये रिकमेंडेड होती है किसमें? अर्थात टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, साथ में टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग होती है, जैसे मेटफॉर्मिन। कौन सी देते हैं? कोच HbA1c कंट्रोल, क्योंकि ये क्या करता है? पिछले जो 3 महीने का डाटा वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, HbA1c उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए ओरल हाइपोग्लाइसीमिक क्या देनी चाहिए? ड्रग्स देनी चाहिए। बिगुनाइट्स। सर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग का पहली कैटेगरी आपके सामने आ रही है बिगुनाइट्स। सर बिगुनाइट्स में कौन आता है? बिगुनाइट्स कई बार पूछा जा सकता है। बिगुनाइट्स में आता है मेटफॉर्मिन। बिगुनाइट्स क्या काम करती है? इनिबिट करती है हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। हिपेटिक मतलब लीवर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो नई तरह से ग्लूकोज बन रही थी, जैसे प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से, जो न्यू अर्थात तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो लीवर कर रहा था उसको रोकता है। कौन? बिगुनाइट्स। HbA1c is decreased by the 1.5 to 2% over a period of 3 to 6 month। अर्थात ये जो बिगुनाइट्स होते हैं, जो ड्रग्स होती है मेटफॉर्मिन, ध्यान से समझना, बिगुनाइट्स में कौन आती है? मेटफॉर्मिन आती है। तो ये मेटफॉर्मिन वास्तव में HbA1c को कम करती है, लेकिन कब? लगभग 3 से 6 महीने के अंदर 1.5 से 2% तक HbA1c को कंट्रोल करती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग।
मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन एक्सक्रेटेड वाया किडनी, मेटफॉर्मिन किडनी से एक्सक्रेट होती है। यदि किसी पेशेंट को सीकेडी का पेशेंट है तो उसको मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, अर्थात सो अवॉइडेड इन द किडनी डैमेज में कभी भी मेटफॉर्मिन नहीं देनी है, क्योंकि मेटफॉर्मिन अवॉइडेड होती है, किडनी को डैमेज करती है। इसकी जगह पेनफॉर्मिन दे दो, क्या दे दो, पेनफॉर्मिन। नेक्स्ट, और भी आपको बताऊंगा, ऐसी ड्रग्स भी बताऊंगा जो आपको किडनी वाले रीनल वाले पेशेंट्स को देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओबेस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। कोई पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस बताइए ऐसे पेशेंट के लिए जो मोटा है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, आंसर में बोलना मेटफॉर्मिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओबेस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस प्लस नेप्रोपैथी, उसको नेप्रोपैथी भी है तो आपको देना है लीनाग्लिप्टिन। आ गया ना बेटा, सर नेप्रोपैथी मतलब किडनी की डिजीज है, तो क्वेश्चन याद रखना कि याद करने का तरीका है लीना तो लेना ही है, लीना तो लेना ही है, मतलब सीकेडी के पेशेंट में लीना तो लेना ही है। लीना मतलब लीनाग्लिप्टिन, तो लीनाग्लिप्टिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन द सीकेडी अर्थात क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट में मेटफॉर्मिन नहीं देनी, उसकी जगह लीनाग्लिप्टिन या ग्लिपिजाइड या टोब्यूटामाइड। देखो बेटा, क्योंकि ये जो तीनों ड्रग है कौन कौन सी, लीनाग्लिप्टिन सबसे अच्छी रहती है, लीनाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ग्लिपिजाइड, टोब्यूटामाइड, ये मेटाबोलाइज होती है लीवर के द्वारा, लीवर के, और मेटफॉर्मिन किससे होती है, किडनी। तो मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द नेप्रोपैथी वाले पेशेंट में नहीं देते। इफ प्रेस्क्राइब, यदि आप फिर भी दे रहे हो मेटफॉर्मिन वाले पेशेंट में, यदि किडनी डैमेज है, आपको पता है ओलिगोयूरिया हो रहा है, पेशेंट की किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, फिर भी आप मेटफॉर्मिन उस पेशेंट को दे रहे हो, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा रहा हूं कि मेटफॉर्मिन यदि कोई क्रोनिक किडनी सीकेडी वाले पेशेंट में दोगे तो उस वाले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिडोसिस। क्या देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिडोसिस। चलिए, साइड इफेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन मैंने बता ही दिया। पहला तो कौन सा था बेटा, नोजिया, वोमिटिंग। दूसरा लैक्टिक एसिडोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मेटफॉर्मिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। इफ देयर इज कंटिन्यू अर्थात कॉन्कोमिटेंट रीनल फेलियर, अर्थात यदि आप लैक्टिक एसिडोसिस कराओगे तो किडनी फेल हो जाएगी। सीकेडी का पेशेंट है फिर भी आप दे रहे हो तो किडनी किस में चली जाएगी, रीनल फेलियर में चली जाएगी। और तीसरा होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है किसकी वजह से, मेटफॉर्मिन की वजह से। इसलिए मेटफॉर्मिन के साथ साथ में हम मल्टीविटामिन की टैबलेट भी साथ में देनी चाहिए, विटामिन B12 की टैबलेट भी साथ में देनी चाहिए। पेनफॉर्मिन, सर एक होती है मेटफॉर्मिन, दूसरी बिगुनाइड होती है पेनफॉर्मिन। आजकल बंद हो चुकी है लेकिन नॉट गिवन नाउडेज, आजकल नहीं चलती। इट कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस होता है, इस ड्रग की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होता है, और साथ में टाइप बी लैक्टिक एसिडोसिस होता है। इसलिए ध्यान रखना ये ड्रग देते ही नहीं है। इफ बिगुनाइड्स आर नॉट सक्सेसफुल गिव सल्फोनिल यूरिएज। यदि आप बिगुनाइड्स नहीं दे रहे हो तो पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए, सल्फोनिल यूरिएज देनी चाहिए। कौन सी देनी चाहिए, सल्फोनिल यूरिएज ड्रग देनी चाहिए। सर सल्फोनिल यूरिएज ड्रग क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सल्फोनिल यूरिएज डिक्रीज करती है HB1AC को बाई 1.5% डिक्रीज। तो मेन काम कैसे करती है सल्फोनिल यूरिएज ड्रग, HB1AC को कम करती है। साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया अटैक। यदि सल्फोनिल यूरिएज की डोज ज्यादा दे दी तो हाइपोग्लाइसीमिया करा देती है। और तीसरी ड्रग कैटेगरी है, पहली ड्रग कौन सी थी, बिगुनाइड्स, दूसरी कौन सी थी, सल्फोनिल यूरिएज। कौन सी थी बेटा, पहली ड्रग कौन सी थी आपके सामने पहली ड्रग कौन सी थी बच्चों, बिगुनाइड्स। बिगुनाइड्स में कौन कौन था, आप खुद बताओ कि बिगुनाइड्स में कौन कौन था। एक तो था मेटफॉर्मिन, तो याद रखना कैटेगरी भी कि मेटफॉर्मिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में चल रही है, ये आपके सामने याद रखना बेटा। कई बार आपके सामने आ जाए, तो आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बिगुनाइड्स में कौन कौन सी आती है, तो आपके सामने आंसर में आना चाहिए, आपके सामने आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, बिगुनाइड्स यदि आए तो बिगुनाइड्स में कौन आता है, मेटफॉर्मिन, और क्या आती है, पेनफॉर्मिन। लेकिन सल्फोनिल यूरिएज पूछे तो इसमें कौन आते हैं, ग्लिपिजाइड, ग्लीकीजाइड। समझ रहे हो ना बेटा, ग्लिपिजाइड ये आपके सामने जो है, ग्लिपिजाइड, ग्लीकीजाइड और ग्लिमप्राइड, ये जो आती है वो किस में आती है, सल्फोनिल यूरिएज में आती है। लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर कराती है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ में 1 mg अर्थात OD-BD तो अर्थात जो ग्लिमप्राइड है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ग्लिमप्राइड किस में आती है, सल्फोनिल यूरिएज में। तीसरी ड्रग आती है, तीसरी कैटेगरी, पहली ड्रग की कैटेगरी आपके सामने ये थी, दूसरी ड्रग की कैटेगरी आपके सामने सल्फोनिल यूरिएज, तीसरी आ गई आपके सामने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। क्वेश्चन आया हुआ है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कौन होते हैं, ड्रग्स कौन कौन सी होती है, एकार्बोज, वोगलीबोज,
वोगलीबोज, एकार्बोज, ये ड्रग किसमें आती है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। सर कैसे काम करते हैं? दीज आर टेकन विद मील, खाने के साथ में लेते हैं। दे एक्ट बाई, इंपॉर्टेंट है कैसे काम करती है, दे एक्ट बाई इनिबिटिंग शुगर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी से, शुगर एब्जॉर्प्शन को ही कम करा देती है। जीआईटी से किडनी के थ्रू बाहर हो जाएगी शुगर, शुगर के एब्जॉर्प्शन को ही कम करा देती है। ऐसी ड्रग्स होती है एकार्बोज, वोगलीबोज। डिक्रीज HbA1c को 0.5% घटाती है। कंट्रोल पोस्ट, सबसे मेन काम है इसका, जो पोस्ट प्रेंडियल, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद एकदम से शुगर बढ़ती है ना, उसको कंट्रोल करती है। क्योंकि बढ़ेगी क्यों? जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, जीआईटी से एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता, तो अपने आप कम हो जाती है। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? ऑस्मोटिक डायरिया। साइड इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि जीआईटी का ऑस्मोसिस बढ़ जाता है, तो जीआईटी का ऑस्मोसिस बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप शुगर ज्यादा ले रहे हो, जीआईटी में शुगर किस में नहीं घुसने दे रहा, ये एकार्बोज सेल में जाने ही नहीं दे रहा, ब्लड में जाने ही नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक क्या हो जाता है? डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट, चौथी नंबर की ड्रग्स की कैटेगरी आती है जो सही करने के काम आती है, उसका नाम होता है DPP4 इनिबिटर। DPP4 इनिबिटर ये क्या काम करते हैं? DPP4 इनिबिट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ GLP-1 अर्थात ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1। ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 को क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं, या इनिबिट डिग्रेडेशन। इनिबिट डिग्रेडेशन मतलब टूटने नहीं देते GLP-1। इसकी वजह से इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द GNP-1 का, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 का क्या बढ़ जाता है बेटा आपके सामने, अर्थात क्या बढ़ जाता है? एक्शन बढ़ जाता है। सर ड्रग्स कौन कौन सी होती है DPP4 इनिबिटर में? लीनाग्लिप्टिन। तो मैंने कहा ना, किडनी वाले पेशेंट को कुछ लेना है या नहीं लेना, लीना तो लेना ही है, क्योंकि मेटाबोलाइज होती है लीवर के द्वारा, इसलिए किडनी पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। सीटाग्लिप्टिन मेटाबोलाइज बाय द किडनी से, सीटाग्लिप्टिन किससे होती है? किडनी से। तो ये किसमें आती है? लीनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन किसमें आती है? DPP4 इनिबिटर वाली कैटेगरी में आती है। छोटी छोटी चीजें समझो। 5वें नंबर की कैटेगरी आती है ड्रग्स की इनक्रीटिन। कौन सी आती है? इनक्रीटिन। सर इनक्रीटिन में क्या होता है? इनक्रीटिन कैसे काम करती है, कैसे, अर्थात डायबिटीज को कंट्रोल करती है। टर्मिनल इलियम में कौन सी सेल पाई जाती है? एल सेल। ये क्या करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो किसकी तरह काम करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन, यदि इंसुलिन की तरह काम, तो टर्मिनल इलियम में एक एल सेल होती है जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? इंसुलिन। तो इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है? इनक्रीटिन किसको बढ़ा देता है? GLP-1 को बढ़ा देता है, और GLP-1 बढ़ गया तो GLP-1 का एक्शन बढ़ गया। ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड का कौन कौन सी ड्रग होती है? GLP-1 का एक्शन बढ़ते ही, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 का एक्शन बढ़ते ही अपने आप ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यस, ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स आती है इनक्रीटिन में? आपके सामने एक्जेंटाइड इंजेक्शन 1 से वीक देते हैं, इसके अलावा लीराग्लूटिनाइड। एक्जेंटाइड ब्रांड का नेम है, क्या नाम है? बायोटेटा के नाम से, बायोटेटा के नाम से ये ड्रग आती है एक्जेंटाइड। मार्केट में एक्सपेंसिव होती है, बहुत कम लोग इनक्रीटिन काम में लेते हैं, बहुत महंगा होता है, ना डॉक्टर्स भी बहुत कम लिखते हैं। लास्ट आज का, ट्रीटमेंट फॉर मोडी। सर मोडी क्या है? व्हाट इज द मोडी? सर मोडी क्या है? पहली बात समझ लो, इस मोडी वर्ड को हटा लो, ट्रीटमेंट फॉर मोडी। सर पहले तो मोडी क्या है? MODY। इसका पूरा नाम कोई पूछ ले, ये डायबिटीज का ही टाइप है जिसका नाम है आपके सामने मैच्योरिटी ऑनसेट, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस इन यंग, इन यंग। M से क्या बनेगा आपके सामने? मैच्योरिटी। O से क्या बनेगा? ऑनसेट। D से क्या बनेगा? डायबिटीज मेलाइटस। और Y से क्या बनेगा? यंग। यंग में मैच्योरिटी होने पर डायबिटीज होने को क्या बोलते हैं? मोडी। इससे क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाया आपको। सो ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के टाइप के आधार पर, यदि किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, सर किसकी वजह से हुआ है? वास्तव में इंसुलिन की कमी होने की वजह से। बिल्कुल सर, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, या पीडियाट्रिक ऑनसेट, या बच्चों में बचपन से ही पाई जाती है ऑटो इम्यून। इंसुलिन कमी है, सर ट्रीटमेंट क्या दोगे? इंसुलिन दोगे सबक्यूटेनस, इधर ट्रीटमेंट लिखा है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। किसकी वजह से? टाइप 2 डायबिटीज में 3 तरह की बातें हो गई। एक तो रजिस्ट्रीन प्रोटीन बढ़ा है, एक हाई लेवल किसका है आपके सामने? एडिपो होगा, और साथ में एडिपोनेक्टिन कम है, लेकिन क्या बढ़ा हुआ है? देखो बेटा, रजिस्ट्रीन आपके सामने, रजिस्ट्रीन प्रोटीन बढ़ी हुई है, रेजिस्टेंस आया हुआ है। दूसरा एडिपोकाइंस बढ़ा हुआ है, लेकिन एडिपोनेक्टिन क्या हुआ है? घटा हुआ है। तीनों बता दिए मैंने वहां पे टाइप 2 डायबिटीज में। इंसुलिन तो खूब है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन। लेकिन जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज में आप लेट टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट देखोगे, टाइप 2 वो भी किस पे चला जाता है? इंसुलिन पर शिफ्ट हो जाता है, इंसुलिन पर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे बीटा सेल डैमेज होने लग जाती है। तीसरा,
एक होता है टाइप 1.5, ये तो टाइप 1, ये टाइप 2, और ये दोनों के बीच का टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें भी इंसुलिन कम होता है, लेकिन कारण क्या होता है, एंटी एक जीएडी प्रोटीन बन जाती है जो कि ऑटोइम्यून की तरह ही है, एडल्ट ऑनसेट होता है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सल्फोनिल यूरिएज या इंसुलिन। सल्फोनिल यूरिएज का मतलब मैं बता चुका हूँ, ग्लीमप्राइड, ग्लिकीजाइड, ग्लीमीप्राइड, ये सब किसमें आते हैं, सल्फोनिल यूरिएज में। एक होता है मोडी। मोडी क्या होता है, अभी मैंने बताया था, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस इन यंग। ये वास्तव में इंसुलिन की कमी होने की वजह से इंसुलिन नॉर्मल होता है। सर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इसके अंदर क्रोमोसोम 12 में डिफेक्ट होता है इन मोडी में। और सबसे मोस्ट कॉमन मोडी कौन सा होता है, मोडी 3। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, सल्फोनिल यूरिएज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने डायबिटीज मेलाइटस को देखा, अच्छे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हो, सारी तरह की डायबिटीज आपने देखे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।